हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में अपनी मुलाकात कोशिका को लेकर हुई थी। कोशिका क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में अपन ने काफ़ी जानकारी ली थी। कोशिका क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोट क्या होती है, यूकैरियोट क्या होती है, और उसी के साथ साथ में अपन ने वायरस क्या होता है वो भी अपन ने देखा था। अब उसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। कोशिका अंग, कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, उनका क्या कार्य होता है, कोशिका के अंदर उसकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है, वो सारी बातें अपन आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। पहला कोशिका अंग लेते हैं, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये सभी सजीवों में पाई जाती है, चाहे वो पादप हो, जंतु हो, सभी सजीव कोशिकाओं के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली के बारे में एक फेमस मॉडल दिया था, तरल क्रीमीर मॉडल, मतलब कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 के अंदर। 1915 के समथिंग क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही ये, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बहुत छोटी होती है, कोशिका ही बहुत छोटी होती है, और उसकी सेल मेम्ब्रेन देखते हैं तो वो बहुत छोटी होती है। अब उनका डिटेल स्टडी करना बहुत ही मतलब हार्ड हो जाता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे इन्होंने जब इसका छोटा सा पार्ट स्लाइड के रूप में रख के इनका अध्ययन किया तो इनको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दिया। तब इन्होंने ये चीज़ मालूम हुई कि जो कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन और वसा की बनी होती है, लिपिड और वसा की बनी होती है। इसमें वसा बाई लेयर के रूप में होता है, वसा और प्रोटीन दोनों ही बाई लेयर के रूप में होता है, मतलब कि द्विपरत होती है, द्विपरत के रूप में होती है। और इसके ऊपर ये परिधीय प्रोटीन के रूप में प्रोटीन पाई जाती है, और इसके अंदर जो झिल्ली के अंदर धसी होती है वो होती है इंटीग्रल प्रोटीन। आप इनको मानो ये पूरी सेल है, और सेल के अंदर कोशिका द्रव्य वगैरह सब है। इनको अपन ने जूम करके देखा तो कुछ कोशिका झिल्ली का फेस अपने को इस तरीके से दिखा। तब अपन को मालूम हुआ कि प्रोटीन होती है जो कोशिका झिल्ली के अंदर धसी होती है, इनका क्या कार्य होता है। इन्होंने मतलब अपने कंपटीशन के लेवल से तो ये इतना ही काफ़ी है कि तरल क्रीमीर मॉडल इन्होंने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। लेकिन अपन को इसका मतलब थोड़ी डिटेल में देखते हैं कि रटने की आवश्यकता न हो, याद रखने की आसानी के लिए अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो वसा होती है, वसा हमेशा ध्रुवीय होती है, पोलर प्रकृति होती है, पोलर प्रकृति की होती है। इसका क्या कारण है कि इसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है जो कि जल और अन्य आयनों के रूप में बना होता है। और वसा होती है तेलीय पदार्थ, तेलीय पदार्थ होता है, वो अपने को मालूम है जल वगैरह से इंटरेक्शन करता है, डरता है, मतलब दूर जाता है जल से। और तो इसका एक भाग होता है वसा का, वो हाइड्रोफोबिक होता है। इज क्लियर और नॉट? हाइड्रोफोबिक मतलब जल विरागी, और एक भाग होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है, जल रागी भाग होता है। इनका ये कार्य होता है कि ये कुछ आवश्यक पदार्थों को तो अंदर आने देता है, लेकिन कुछ पदार्थ होते हैं जिनसे ये विरोध करता है, जिनको अंदर नहीं आने देता है। उसके लिए सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन की आवश्यकता होती है। निष्क्रिय परिवहन में तो जो आसानी से अंदर आ जाते हैं, और जिन पदार्थों को अंदर आने के लिए किसी प्रकार की ऊर्जा या एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, किसी की मतलब एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, वो होता है निष्क्रिय परिवहन। लेकिन कुछ पदार्थों को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर लाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा कोशिकांग में एटीपी के रूप में मिलती है, और उसको अपन बोलते हैं सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन में क्या होता है, सक्रिय परिवहन के लिए यहाँ इंटीग्रल प्रोटीन होती है, उसके ऊपर विशेष प्रकार की साइट होती है। ये एक प्रकार का मतलब अपन समझते हैं चैनल की तरह कार्य करता है। चैनल क्या होता है, इसके ऊपर विशेष प्रकार की साइट होती है, ग्राही साइट बोलते हैं जिसको, ग्राही साइट, ग्राही सतह। इस सतह पर क्या होता है, जो जिन पदार्थों की अंदर आवश्यकता होती है लेकिन उसकी अंदर सांद्रता भी अधिक है, और कोशिका को और आवश्यकता है, और बाहर उनकी सांद्रता कम है, लेकिन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर उन पदार्थों को ले जाना है,
तो ये कोशिका इंटीग्रल प्रोटीन अपनी साइड पे उन आयनों को जोड़ती है, जोड़ के अपने चैनल के माध्यम से उनको अंदर लाके रिलीज करती है और उसको ये मतलब अपने स्थान पे रोटेट कर दिए, घूमने के बाद बाहर की साइड पे जोड़ेगी और अंदर लाके रिलीज कर देगी। इसके लिए इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा एटीपी के रूप में अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो रिलीज करते हैं, उनके द्वारा ये एटीपी लेके और अपने अंदर कंज्यूम कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से ये, और इनके बारे में क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये अर्धपार सेल मेम्ब्रेन में अब इतना ही देखेंगे अपन। इम्पोर्टेंट अपन एनसीईआरटी बैच जितना भी था अपन ने यहाँ नोट करने की कोशिश की, स्लाइड बनी पूरी, आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगले अपन कोशिकांग के रूप में देखेंगे कोशिका भित्ति, सेल वॉल क्या होती है उसके बारे में अपन देखेंगे, तो कंटिन्यू रहिए। अब देखते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका झिल्ली के बारे में अपन ने देखा, वो तो बहुत लचीली होती हैं, सॉफ्ट होती है और उनके अंदर से बहुत सारे आयन बाहर के दूसरी कोशिका से उसके अंदर आते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे आएंगे तो ये अगर वातावरण के संपर्क में रहेगी तो बहुत सारे कंटामिनेट दूषित जैसे कोई वायरस है वगैरह इनके ऊपर अटैक करते रहेंगे तो ये दूषित हो जाएगी या डेड हो जाएगी। इसको बचाने के लिए इसके ऊपर एक सुरक्षा के रूप में सुरक्षा कवच होता है, सिक्योरिटी वॉल के रूप में होती है। ये कोशिका की सुरक्षा एवं आकार बनाए रखता है और ये सुरक्षा तो ये करती है, इसके साथ साथ में ये कोशिका का फिक्स आकार बना के रखती है। आकार मीन्स कि ये अपने कोशिका को दबने से बचाती है, ये क्योंकि ये कोशिका झिल्ली के बाहर दृढ़ एवं निर्जीव आवरण होता है, शुष्क आवरण होता है, जिससे ये कोशिका की सुरक्षा भी करती है और कोशिका का आकार भी बना के रखती है। निर्जीव आवरण के रूप में होती है और ये कवक और पादपों में ही पाई जाती है। इस क्लियर और नोट। और पादपों में ये सेल्यूलोज की बनी होती है, कवकों में काइटिन की बनी होती है और बैक्टीरिया में आपने पहले लेक्चर में देखा था वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है। इस क्लियर और नोट। और अब देखते हैं अपन इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या होती है। एक कोशिका जब दूसरी कोशिका से आपस में जुड़ती है, क्योंकि एक कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति है, दूसरी कोशिका के बाहर भी कोशिका भित्ति है, दृढ़ है और शुष्क है। दृढ़ और शुष्क होने की वजह से वो आपस में तो अटैच नहीं हो सकती, उनको अटैच करने के लिए मध्य पटलिका के रूप में एक सॉफ्ट द्रव्य भरा होता है अंदर, उनके बीच में मध्य पटलिका मिडिल लेयर के रूप में वो बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का। कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम का काम एक दूसरे को जोड़ने का होता है और बहुत सारी मतलब कि पूरे के अंदर अगर मध्य पटलिका हो जाएगी, कैल्शियम पेक्टेट हो जाएगा तो इनका और इनका आपस में संबंध नहीं होगा, क्योंकि ये अटैच नहीं हो पाएगी। इनको अटैच करने के लिए एक दूसरे को इनके बीच बीच में जीव द्रव्य तंतुक पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। मतलब कि इस कोशिका में अगर किसी पदार्थ की या अणुओं की आवश्यकता होगी तो वो पास वाली कोशिका से ले लेगी, यानी कि जड़ से लेके ऊपर तन्ने तक कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, वो रहती है जीव द्रव्य तंतुक से, प्लाज्मोडेस्माटा से। इस क्लियर और नॉट। अभी अपन देखेंगे अंतःझिल्लिका तंत्र। अंतःझिल्लिका तंत्र क्या होता है? ये 4 कोशिकांगों, अंतःपरदेवी झिल्लिका यानी कि ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, लयन काय यानी कि लाइसोसोम और रसधानी, इन 4 कोशिकांग ये आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, अंतःझिल्लिका तंत्र। अंतःझिल्लिका तंत्र ये हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई तंत्र विशेष नहीं है, बट ये चारों कोशिकांग किसी न किसी रूप से एक दूसरे से संबंधित है, कार्य के आधार पर या फिर संरचना के आधार पर किसी न किसी रूप से ये एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, इसलिए इसको एक पढ़ने के लिए अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें अपन पहला कोशिकांग देखते हैं, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कोशिका का कंकाल बनाते हैं। कोशिका के कंकाल का क्या मतलब है? जैसे घर है, किसी बिल्डिंग के अंतर्गत जो पिलर काम करते हैं ना, उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का कंकाल बनाते हैं, मतलब कोशिका को दबने से बचाता है। और इनका क्या काम है? ये वसा और प्रोटीन का निर्माण करता है। ER होती है वो 2 प्रकार की होती है, स्मूथ ER और रफ ER। स्मूथ यानी चिकनी। चिकना क्या होता है? वसा पदार्थ अपने को पता है, तेली होता है। तेली होने का मतलब क्या है? कि वो चिकना होता है। इसलिए अपन आसानी से याद रख सकते हैं कि जो चिकनी ER होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो वसा का निर्माण करती है, वसा। और जो रफ होती है, रफ होने का क्या कारण है? कि उसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं।
समझ रहे हो, इनकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इनकी सतह खुरदरी होती है। और राइबोसोम अपने को पता है प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए अपन साधारणतः ये बात बोल देते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, वो वसा, चिकनी और ये प्रोटीन निर्माण। चलिए अब इसी तरीके से अपन अगला कोशिकांग गोल्जिकाए लेते हैं। अब अगला कोशिकांग लेते हैं गोल्जिकाए, गोल्जी बॉडी। इसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। इनकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। ये अपने नाम के आधार पर इनका नाम गोल्जी बॉडी रखा है। और पादपों के अंदर इसे डिक्टियोसोम कहते हैं, इट्स क्लियर नॉट। और इनका कार्य होता है पैकिंग और परिवहन। पैकिंग का कार्य कैसे होता है कि ये अंतःझिलिका तंत्र के अंतर्गत आती है, तो इसका मतलब इसके ऊपर दो सतह होती है, सिस और ट्रांस। सिस सतह वह होती है जो ये किसी न किसी रूप से ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती हैं। उसका मतलब क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो वसा और प्रोटीन का निर्माण करती है, वसा एंड प्रोटीन का निर्माण करती है। तो वसा और प्रोटीन का निर्माण तो ER के अंदर हो जाता है, लेकिन उसका पैकिंग और परिवहन वो गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। पैकिंग का मतलब वो जो शीर्ष सतह होती है वहाँ से उनको एब्जॉर्व करती है, अपने अंदर अवशोषित करती है। अवशोषित करने के बाद में उसको एक वेसल्स के रूप में, मतलब कि एक पुट्टिका के रूप में उसकी ट्रांस सतह से बाहर कोशिका द्रव्य में छोड़ देती है। और क्या होता है इसमें, जैसे लाइसोसोम होता है, वो भी उसका निर्माण भी कुछ इसी तरीके से एक जो जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं उनको भी ये वेसिकल्स के रूप में, मतलब एक पुट्टिका के रूप में जल अपघटनीय एंजाइमों को बांध करके कोशिका द्रव्य में छोड़ देती है। तो वो लाइसोसोम का निर्माण भी गोल्जी बॉडी के द्वारा ही होता है। और परिवहन का काम मतलब किसी भी खनिज पदार्थ या फिर एंजाइम या फिर मतलब कि अपन ये कह सकते हैं कि कोशिका में आवश्यक पदार्थों का एक स्थान से दूसरी स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, परिवहन का काम करने के लिए गोल्जी बॉडी काम में आता है। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिट ऑफ सेल, इसको अपन कह सकते हैं। चलो अभी देखते हैं लयन का है, मतलब कि लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम की खोज डी डुबे नाम के वैज्ञानिक ने की थी, और इनका निर्माण गोल्जिकाए से होता है। अभी अपन ने देखा था कि गोल्जिकाए से जो जल अपघटनीय एंजाइमों को पुट्टिका के रूप में बांध के कोशिका द्रव्य में छोड़ देती है, वही लाइसोसोम कहलाता है। और इसके अंदर जल अपघटनीय एंजाइम उपस्थित होते हैं और इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइड बैग। ये तो अपन ने बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखा है कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं और इसको आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, ये चीज़ अपन अभी देखते हैं। जैसे एक सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे कोशिकाएं हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, बहुत सारे कोशिकाएं हैं। इनमें से एक है लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। अब जैसे कोशिका के अंदर कोई अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हो गया है, तो उस अपशिष्ट पदार्थ को गलाने के लिए या सड़ाने के लिए जो जल अपघटनीय एंजाइम है, ये लाइसोसोम के द्वारा उसके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, जिससे उनका कोशिका के अंदर ही पाचन हो जाता है। और इसके साथ में भी अब जैसे कोई कोशिकांग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जिन्होंने डेड हो गया है, काम करना बंद कर दिया, अब उनको गलाना है तो ये उसके ऊपर भी जल अपघटनीय एंजाइम छिड़क देता है, जिससे उसका भी कोशिका के अंदर ही पाचन हो जाता है। और कभी कभार ये कोशिका के अंदर ऐसा होता है, सारे कोशिकांग कार्य करना बंद कर देते हैं, मतलब कि सारे कोशिकांग स्ट्राइक पर आ जाते हैं कि भाई अपन कोई भी काम नहीं करेंगे। तो आखिर में ये क्या करता है, लाइसोसोम अपने आप को फाड़ देता है, मतलब कि सुसाइड बैग की तरह कार्य करता है और पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। मतलब कि पूरी कोशिका है जो डैमेज हो जाती है और अपशिष्ट के रूप में नष्ट हो जाती है। चलो अब अपन देखते हैं रसधानी, वैक्यूल्स क्या होती है। वैक्यूल्स मतलब कि कोशिका, रसधानी की कोशिका झिल्ली है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। अपने को ये भी लगेगा कोशिका झिल्ली को पढ़ा, लेकिन ये कोशिका के अंदर भी, कोशिका के ऊपर भी कोशिका झिल्ली है, टोनोप्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखना है। और रसधानी के अंदर जल, एंजाइम एवं अपशिष्ट पदार्थों का स्टोरेज होता है। पादपों के अंदर ये बहुत बड़ी होती है, जंतु कोशिका में ये कम ही होती है, छोटी होती है।
पादपों के अंदर 90% भाग होता है जो वैक्यूल्स होता है, जिसके अंदर जल या एंजाइम या कुछ अपशिष्ट पदार्थ भरे होते हैं। और अमीबा का नाम अपन ने सुना होगा कि ये एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव, इनका शरीर कुछ इस तरीके से होता है और इसके अंदर जो है खाद्य धानी के रूप में वैक्यूल्स काम आती है। खाद्य धानी के रूप में कैसे? अब जैसे कोई फूड पार्टिकल्स यहाँ आएगा तो अब इस फूड पार्टिकल को ये अपने अंदर धीरे धीरे ऐसे उभार बनाती हुई इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेती है। अंदर लेके शरीर के अंदर लेके पाचन करती है और उसे एनर्जी लेती है, क्योंकि इसके अंदर कोई पाचन सिस्टम तो कोई होता नहीं है। इसलिए खाद्य धानी के रूप में ये अमीबा भोजन को अवशोषित करने के लिए भी काम। चलो अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक विशेष प्रकार का कोशिकांग होता है जिसका कोशिका के अंदर बहुत ज़्यादा रोल होता है। इनको तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोशिका के अंदर बहुत ज़्यादा रोल होता है और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। इनकी खोज की थी आल्टमैन नाम के वैज्ञानिक ने, समझ रहे हो। और इसे कोशिका का शक्तिगृह या कोशिका का इंजन कहते हैं। और इसके अंदर स्वयं का डीएनए, आरएनए और प्रोटीन पाई जाती है। और इसके अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम, कोशिका के अंदर अपन यूकेरियोटिक प्रकार के जीव होते हैं और अपन के अंदर 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70S। और इनके अंदर वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन मीन्स कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है। श्वसन के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP का निर्माण होता है। 38 ATP का निर्माण कैसे होता है? 6 ATP का निर्माण ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू होता है और 6 ATP का निर्माण पायरुविक अम्ल से होता है तथा 24 ATP का निर्माण क्रेब साइकिल के थ्रू होता है। क्रेब साइकिल, इसके ऊपर जो इसका माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है वो क्रिस्टी कहलाती है। आंतरिक झिल्ली के अंदर जो अंतःवलन होते हैं, मतलब कि मुड़ी हुई होती है ना, आंतरिक क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए आंतरिक झिल्ली मुड़ के उसका क्षेत्रफल बढ़ाती है, इसलिए इस वलन को क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे F0 F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। F1 F0 पार्टिकल्स को अपन ऑक्सीसोम भी कहते हैं। इसके ऊपर क्या सिस्टम होता है कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीकरण कर देते हैं। ऑक्सीकरण का क्या मतलब होता है? यहाँ ATP सिंथेटेज एंजाइम होता है, ATP सिंथेटेज एंजाइम। ATP सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर ये ग्लूकोज के एक अणु को 38 ATP के रूप में बनाते हैं। ATP एक प्रकार की इकाई है अपने अंदर शरीर के अंदर ऊर्जा की, और जो ATP अपने शरीर के अंदर ऊर्जा के रूप में कंज्यूम होती है। और F1 कण पर क्रेब साइकिल चलता है। इस क्लियर और नॉट? तो अपने को ये बात मतलब कि नॉर्मल ध्यान रखनी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर का भाग होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर का भाग मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, और उसका जो वलन होता है, कोशिका झिल्ली का आंतरिक वलन होता है, वो क्रिस्टी कहलाता है। अपन ने देखा था गोल्जी काय के अंदर वलन होता है, उसको सिस्टर्नी बोलते हैं। कंफ्यूज अपने को नहीं होना है। गोल्जी काय के अंदर था सिस्टर्नी और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है क्रिस्टी। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो भाग है लिक्विड फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और उसके ऊपर ये F1 F0 पार्टिकल्स होते हैं जिसके ऊपर वायवीय श्वसन के थ्रू एक ग्लूकोज से 37 या 38 ATP का निर्माण होता है। 37 या 38, कभी कभार 37 होता है, कभी कभार 38 भी होता है, क्योंकि ये कभी कभार ग्लाइकोलाइसिस से 8 या 6 ATP का निर्माण होता है। अब देखते हैं अगला कोशिकांग लवक मीन्स प्लास्टिड क्या होता है? सभी पादप कोशिकाओं के अंतर्गत पाया जाता है। जंतु कोशिका में ये लवक नहीं पाया जाता है। हरी कोशिकाओं में हरे पादप पाया जाता है, और ये युग्लिना में भी पाया जाता है, जो कि एक प्रोटोजोन्स है युग्लिना में। और लवक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हरित लवक, जिनका नाम अपन हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। और क्रोमोप्लास्ट वर्ण प्रदर्शन मतलब कि ये अलग अलग
कलर देता है। जैसे ज़ैंथोफिल होता है फलों के अंदर पीला पदार्थ देता है, ल्यूकोपिन होता है टमाटर के अंदर लाल बनाता है, कैरोटीन है गाजर के अंदर होता है, बीटानॉन है चुकंदर के अंदर होता है जो चुकंदर को लाल कलर प्रदर्शित करता है। समझ में आई बात। और अगला है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? भोजन का संग्रहण, स्टोरेज ऑफ फूड। ये सबसे ज़्यादातर ये पादप की जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। और हरित लवक की मतलब कि क्लोरोप्लास्ट की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। उसके बाद बाई लेयर होती है, 2 झिल्लियों से घिरा होता है और इसके अंदर जो ये प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है वो एक प्रकार की इकाई के रूप में पाया जाता है जिसे बोलते हैं थाइलेकोइड्स, जिसके अंदर थाइलेकोइड्स के अंदर मेसोफिल सेल्स होती है। मेसोफिल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन और प्रकाश की उपस्थिति के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। और जब बहुत सारे थाइलेकोइड्स का ग्रुप मिलके ग्रेना बनाते हैं और इसका जो मैट्रिक्स भाग होता है उसे पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसी भाग को अपन ने मैट्रिक्स बोला था और हरित लवक के अंदर स्ट्रोमा बोलते हैं। और हरित लवक का भी खुद का डीएनए और 70S प्रकार का राइबोसोम होता है जो इसके अंदर पाया जाता है, क्योंकि ये पादप सेल्स के अंदर पाई जाती है और पादप सेल्स यूकेरियोटिक होती है और उसके अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर 18S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 18S प्रकार का। लेकिन इस कोशिका के अंदर इनका खुद का 70S प्रकार का राइबोसोम हरित लवक में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। चलिए अभी देखते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस कोशिका के अंदर केंद्रीय भाग होता है। जैसे सेल को लेते हैं अपन, इसके अंदर ये सेंटर का भाग होता है केंद्रक। केंद्र के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है, मतलब कि गुणसूत्र है, डीएनए, आरएनए इसके केंद्रीय भाग में पाए जाते हैं। क्रोमेटिन तंतु इसके अंदर अव्यवस्थित रूप से पाए जाते हैं और इनकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने 1831 में। और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिसके अंदर एक से अधिक कोशिका ये केंद्रक पाया जाता है। जिन कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है उन कोशिकाओं को कोएनोसाइट सेल्स या सिनोसाइट कोशिका कहते हैं। और जिन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है वो है पादपों में चालनी नली का तत्व है। इनका कार्य होता है वो किसी अन्य कोशिका के द्वारा कंट्रोल होता है, क्योंकि ये कंट्रोलर ऑफ सेल है, मतलब कि सेल का कंट्रोल करता है, पूरी सेल का। सेल के अंदर जितने भी कोशिकांग है उनको डिमांड देता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को डिमांड देगा कि एटीपी का प्रोडक्शन करो, क्योंकि कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता है। और आरबीसी के अंदर केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। लाइसोसोम पादपों में चालनी नली का तत्व है, ये चीज़ नोट करके रखना। और जंतुओं में आरबीसी के अंदर केंद्रक, खुद का केंद्रक नहीं पाया जाता है और आरबीसी के अंदर लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है। इसलिए आरबीसी का डेड अपने स्थान पे नहीं होता है, एक विशेष अंग के अंदर जिसको बोलते हैं स्प्लीन, तिल्ली या पलिया के अंदर जाके आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है, मतलब कि इसलिए उसको स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और ये बात हो गई, एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं उसे सिनोसाइट या कोएनोसाइट कोशिका कहते हैं। उसके अंदर क्रोमेटिन पदार्थ होता है और क्रोमेटिन में डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र है, जीन है, वो क्या होता है वो सब अपन आने वाले लेक्चर में देखेंगे। अब अपन देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की खोज है वो जॉर्ज पेलाडे नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको पेलाडे पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्या? पेलाडे पार्टिकल्स, पेलाडे कण कहते हैं। ये कोशिका का एकमात्र कोशिका झिल्ली रहित कोशिकांग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये पूरी कोशिका में एकमात्र ही झिल्ली रहित कोशिकांग है जो राइबोसोम है। और अभी अपन ने ये भी देखा था कि ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, 70S प्रकार का और 18S प्रकार का। 80S प्रकार का क्या होता है?
यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का मतलब विकसित प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का, और ये बंद मुट्ठी की तरह होता है, मतलब कि 2 इकाइयों के रूप में होता है। एक इकाई होती है 50S और 30S, मतलब कि 70S प्रकार का जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है वो 50 और 30 प्रकार की। S का मतलब ये है सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं अवसादन गुणांक। अवसादन गुणांक ये होता है जब इनको किसी लिक्विड या द्रव के अंदर रखा जाता है तो इनका नीचे बैठने की जो गति होती है उसके आधार पर इसको नोट किया जाता है कि इसका सेडिमेंट्री कोफिशिएंट ज़्यादा होता है उसको 18S बोलते हैं, और जिनका सेडिमेंट्री कोफिशिएंट कम होता है उसको 17S बोलते हैं। और यूकेरियोटिक कोशिका में ये 60S और 40S प्रकार का, मतलब कि इसकी एक उप इकाई 60S और दूसरी उप इकाई 40S होती है। और राइबोसोम इसका मतलब ये एक इम्पोर्टेंट है, वो एकमात्र झिल्ली रहित कोशिकांग है, ये अपने को नोट करके रखना है। अब देखते हैं अगला कोशिकांग तारककाय, जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और कोशिका विभाजन का कार्य करता है। तो अपने को अपने दिमाग में ये भी बात आएगी कि पादप कोशिका में कोशिका विभाजन कैसे होता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन मिडल लेयर के द्वारा, अपन ने देखा था सेल वॉल के अंदर देखा था मिडल लेयर पाई जाती है, 2 कोशिकाओं के बीच में 2 कोशिका होती है, उसके बीच में मिडल लेयर पाई जाती है जो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती हैं, और वही धीरे धीरे कोशिका के सेंटर में जाती हुई प्लेट बनाती है, प्लेट निर्माण करके मिडल लेयर के रूप में, और वो कोशिकाओं को 2 भाग में डिवाइड कर देती है। इसलिए पादप कोशिका के अंदर कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई मिडल लेयर के द्वारा सेल डिवीजन होता है, और तारककाय के द्वारा जंतु कोशिका में, तारककाय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और अब देखते हैं अपना सीलिया और फ्लैजिला। फ्लैजिला मीन्स कसाबिका, इसका हिंदी वर्ड है कसाबिका। अपने को सीलिया और फ्लैजिला रखना है, नॉर्मल शब्द है, और इसका है पक्समाबिका। बड़ा ही विचित्र नाम है, हर्ड नाम है। और फ्लैजिला का कार्य होता है कोशिका का गमन, गमन मीन्स गति, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। और सीलिया का मुख्य कार्य होता है कोशिका को चिपकने के लिए, और इसका ये भी कार्य होता है कोशिका के ये चारों तरफ पाए जाते हैं बाहर तंतु के रूप में, और ये अवशोषण और उत्सर्जन का भी काम करते हैं। और अपन ने इस तरीके से कोशिका के सारे कोशिकांगों का डिटेल से अध्ययन किया, NCERT बेस लाइन टू लाइन किया। हमें विश्वास है आपने इन सभी पूरी स्लाइड्स आई थी उनका आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, नोट भी किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, एंजॉय भी किया होगा। इसी तरीके से आने वाले टॉपिक में पूरी बायोलॉजी में आपके साथ में कंटिन्यू लाता रहूँगा, हर एक टॉपिक का डीपली एनालिसिस करूँगा आपके साथ में, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।